है, ये टॉपिक है हमारा यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन का। यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आपको एक टॉपिक आएगा सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कि जितने भी डिपार्टमेंट चल रहे हैं, जैसे कि एक डिपार्टमेंट है जुडिशरी का। जुडिशरी में कौन होता है? जजेस वगैरह होते हैं, लॉयर्स होते हैं। एक डिपार्टमेंट लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जिसमें लॉज बनाए जाते हैं, लॉज को अमेंड किया जाता है, लॉज को चेंज किया जाता है। और फिर दूसरी और जो थर्ड डिपार्टमेंट है वो है एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट। एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जो कि इन्हीं लॉज को मुल्क के अंदर आगे चलाता है। ये हो गया सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि सारे ब्रांचेस को अलग अलग उनकी पावर्स दी गई हैं। इनको हम सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में ये लिखा गया है कि जो यूएसए यानी कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, ओल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि बहुत ही पुराने वक्त का कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके अलावा अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आपको सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी मिलेगी, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर इज़ एन आइडिया दैट डिवाइड्स पावर। मैंने ऊपर ही बता दिया था कि सेपरेशन ऑफ पावर में होता यह है कि तीनों ब्रांचेस को अलग अलग पावर्स प्रोवाइड की थी, यानी कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, इन तीनों ब्रांचेस को अलग अलग इनकी पावर्स डिवाइड की गई हैं। इसी को हम सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन में ये लिखा गया है कि अमेरिका के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर मौजूद है, जिसकी वजह से तीनों ब्रांचेस को की जो पावर्स है वो डिवाइड की गई हैं और इक्वली डिवाइडेड हुई हुई हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि एक ब्रांच ज़्यादा पावरफुल है दूसरी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि सारी ब्रांचेस को इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई है। और इनको हम क्या कहते हैं? ब्रांचेस कहते हैं। ये एक ब्रांच की तरह, कैसे कि ये एक दरख्त बनाया हुआ है मैंने, ये एक दरख्त है, ठीक है। इसकी एक ब्रांच पे है लेजिस्लेटिव, एक ब्रांच पे है एग्जीक्यूटिव और एक ब्रांच पे जो है अपना जुडिशरी लटकी हुई है। और ये पूरा का पूरा एक दरख्त है। ये दरख्त क्या है? अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन। समझ आ रही है? ये जो दरख्त है पूरा का पूरा ये अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये जो दरख्त की जो ब्रांचेस हैं यही जो हैं इनको सेपरेशन ऑफ पावर्स दी गई हैं। विद द हेल्प ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर दीज ब्रांचेस वर्क सेपरेटली। और इससे क्या होता है? ये जो लोग हैं उनके अंदर ऑटोक्रेसी डेवलप नहीं होती। ऑटोक्रेसी क्या होता है? ऑटोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद ऑल पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर होने से क्या होता है कि सारी ब्रांचेस को इक्वल पावर्स मिल जाती हैं। अगर एक भी डिपार्टमेंट के पास सारी पावर्स होंगी, इनके पास पावर्स नहीं होंगी, उससे क्या होगा? एक ऑटोक्रेसी सिस्टम डेवलप हो जाएगा। ऑटोक्रेसी सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें एक ही बंदे के पास सारी पावर्स होती हैं, जिससे क्या होता है कि वो बंदा कभी भी चाहे इन ब्रांचेस को तोड़ सकता है, कभी भी चाहे मुल्क के अंदर ऐसे कानून पास कर सकते जिससे लोग खुश नहीं होंगे। तो ऑटोक्रेसी सिस्टम ना डेवलप हो, इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर बनाया गया। और अमेरिका के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर सबसे ज़्यादा है। अगर आप यूके के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ही कम है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर लेजिस्लेटिव ब्रांच के पास है, बाकी दो ब्रांचेस जो हैं इतनी पावरफुल नहीं है यूके के अंदर। लेकिन जब अमेरिका यानी कि यूएसए की अगर हम बात करें, अमेरिका यानी कि यूएसए की बात करें, तो उसके अंदर आपको सेपरेशन ऑफ पावर ज़्यादा मिलेगी, यानी कि सारी ब्रांचेस के पास इक्वल पावर होगी, जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर ऑटोक्रेसी सिस्टम नहीं आपको मिलेगा। डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो दो डेफिनेशंस हैं ये आप यूके के साथ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग के अंदर है रीजन ऑफ द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। किसको, किस बंदे ने लिखा था, ये कहाँ से ये थ्योरी निकली? ये थ्योरी जो है सेपरेशन ऑफ पावर की मॉन्टेस्क्यू ने लिखी है, जो कि एक पॉलिटिकल फिलोसोफर है। मॉन्टेस्क्यू के बारे में अब यहाँ पे आ गया है। ये है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू वाज अ फ्रेंच जज, अ हिस्टोरियन एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर। यानी कि जो मॉन्टेस्क्यू हैं ये एक फ्रेंच जज भी हैं, हिस्टोरियन भी हैं और पॉलिटिकल फिलोसोफर भी हैं। यही मॉन्टेस्क्यू एक मेन सोर्स हैं जिन्होंने थ्योरी बनाई है सेपरेशन ऑफ पावर की। यही सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी जो मॉन्टेस्क्यू ने बनाई है, दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यही सेपरेशन ऑफ पावर मॉन्टेस्क्यू की बनाई हुई थ्योरी ही यूज़ हो रही है। यानी कि जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो सेपरेशन ऑफ पावर मौजूद है वो मॉन्टेस्क्यू का बनाया हुआ ही सेपरेशन ऑफ पावर मौजूद है। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज थाट्स ऑन सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि वो सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से ही बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। और साथ में इन्होंने ही चेक एंड बैलेंस सिस्टम की थ्योरी भी बनाई है। चेक एंड बैलेंस सिस्टम दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन्ड है।
ही वॉज इन द फेवर ऑफ गुड गवर्नेंस, यानी कि ये मॉन्टेस्क्यू गुड गवर्नेंस, लिबर्टी, इक्वालिटी और सेपरेशन ऑफ पावर पे यकीन रखते थे। इनको लगता था कि गुड गवर्नमेंट, लिबर्टी, इक्वालिटी होनी चाहिए तमाम ब्रांचेस में, यानी कि लेजिस्लेटिव ब्रांच, एग्जीक्यूटिव ब्रांच और जुडिशरी के ब्रांचेस के अंदर तीनों में इक्वालिटी होनी चाहिए, सारों को बराबर की पावर्स मिलनी चाहिए, इनको आज़ादी भी मिलनी चाहिए, तभी ये अच्छा वर्क करेंगे। ये मॉन्टेस्क्यू के अकॉर्डिंग उसने ऐसा सोचा था। ही वॉज अगेंस्ट सच लॉज एंड पॉलिटिकल सिस्टम विच कैन बैनिश लिबर्टी, इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स, यानी कि मॉन्टेस्क्यू इस चीज़ के ख़िलाफ़ था कि ऐसी चीज़ के ख़िलाफ़ था जिसकी वजह से मुल्क के अंदर लिबर्टी ख़त्म हो जाए, इक्वालिटी ख़त्म हो जाए और ह्यूमन राइट्स ख़त्म हो जाए। यानी कि मॉन्टेस्क्यू ऐसा कोई भी किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगा जिसकी वजह से इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स एंड लिबर्टी मुल्क के अंदर से ख़त्म हो जाए। रीजंस फॉर नीडिंग सेपरेशन ऑफ पावर, हमें किस वजह से सेपरेशन ऑफ पावर की ज़रूरत पड़ती है? हमें सेपरेशन ऑफ पावर्स की इसलिए ज़रूरत पड़ती है ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके पावर्स की, ताकि जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है या एग्जीक्यूटिव ब्रांच है या जुडिशरी की ब्रांच है, इन तीनों को सेपरेट पावर्स मिल सके, बराबर की पावर्स मिल सके, ताकि जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा फंक्शन परफॉर्म कर सके। इसलिए हमें सेपरेशन ऑफ पावर की ज़रूरत है, और सेपरेशन ऑफ पावर होने से ऑटोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। मॉन्टेस्क्यू की जो ब्रांचेस हैं वो इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक लेजिस्लेटिव ब्रांच है, एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच है और एक जुडिशरी की ब्रांच है। लेजिस्लेटिव ब्रांच जो है यूएसए की, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर एक कांग्रेस होती है, कांग्रेस के आगे भी दो डिवीज़न है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, सेनेट होता है। ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच है यूएसए की, जिसके अंदर एक प्रेसिडेंट होता है और वाइस प्रेसिडेंट होता है। ये जुडिशरी की ब्रांच है, जिसके अंदर कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं और लॉयर्स भी होते हैं। तो ये तीन ब्रांचेस हैं जिनके पास सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि ये लेजिस्लेटिव ब्रांच भी अलग से फंक्शन परफॉर्म करिए, ये भी अलग से करिए, ये भी अलग से करिए, और इन तीनों के पास अपनी अपनी पावर्स हैं। तीनों एक दूसरे से कोई भी बड़ा नहीं है, बल्कि सारों को इक्वल पावर्स दी गई हैं। कोई भी किसी के ऊपर बड़ा नहीं है, सारों को इक्वल पावर दी गई हैं। Basic concept of separation of power. The theory of separation of power is based on concept where might is right, there is no right. कहना यहाँ ये चाह रहे हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर इसलिए ज़रूरी है ताकि सारे ब्रांचेस को इक्वल पावर दी जाए। It means where all powers of the government are in the hands of one person, there can be no right for others. यानी कि एक ही ब्रांच के पास, सपोज ये लेजिस्लेटिव ब्रांच है, ये एग्जीक्यूटिव है और ये जुडिशरी। अगर लेजिस्लेटिव के पास सबसे ज़्यादा पावर होगी, उसकी वजह से इनके पास राइट्स नहीं रहेंगे। अगर इनके पास राइट्स नहीं होंगे तो ज़ाहिर बात है जो कंट्री के अंदर जो बाकी लोग रह रहे हैं उनके पास भी कोई राइट नहीं होगा कि वो कोई एक्शन ले सके। इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर इसलिए ज़रूरी है ताकि सारों को इक्वल पावर्स मिल सके, जिसकी वजह से सारों के पास राइट्स होगा और लोगों के पास भी राइट्स होगा। डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, हेडिंग्स डिफरेंट है बट सारों में एक ही बात रिपीट हो रही है। सेपरेशन ऑफ पावर, द डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अंडर विच 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट आर केप्ट सेपरेट। इसमें ये कह रहे हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर होने की वजह से लेजिस्लेटिव ब्रांच, एग्जीक्यूटिव ब्रांच और जुडिशरी एक दूसरे से अलग रहेंगी, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगी और सारों को इक्वल राइट्स मिलेगा, इक्वल पावर्स भी मिलेंगी। Montesquieu's explanation on his theory separation of power. Montesquieu ने अपनी ही थ्योरी को एक्सप्लेन किया है, जिसके बारे में यहाँ नीचे लिखा है। Montesquieu explained his theory in these words. ये Montesquieu के लिखे हुए वर्ड्स हैं ये सारे। In every government there are 3 sources of powers: legislative, executive and judicial. The liberty of individual requires that neither all these powers nor any two of them should be placed in the hands of one man or one body of man. इसने भी यही बात कही है कि गवर्नमेंट के अंदर 3 ब्रांचेस होती हैं और किसी एक के पास ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, बल्कि तीनों ब्रांचेस को, यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों के पास अलग अलग पावर्स होनी चाहिए हैं। ये बात मॉन्टेस्क्यू ने अपनी सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी एक्सप्लेन करते हुए कही है। मीनिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, हेडिंग सारी अलग अलग हैं, लेकिन सारी हेडिंग्स के नीचे जो बात लिखी गई है वो सेम ही है।
इसमें भी यही लिखा है कि सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू 3 ब्रांचेस, यानी कि लेजिस्लेटिव ब्रांच, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों के पास अलग अलग गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। इसकी लेजिस्लेटिव ब्रांच के पास गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि ये लॉज बनाएगी, लॉज को अमेंड करेगी, लॉज को चेक करेगी। एग्जीक्यूटिव ब्रांच के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन लॉज को मुल्क के अंदर जो है फोर्सफुली डालेगी ताकि लोग इन लॉज पे फॉलो करें। और जुडिशरी जो है, जजेस इसमें काम करेंगे, जजेस जो है लोगों को इन्हीं बनाए हुए लॉज के ऊपर सज़ा देंगे। तो ये सारी ब्रांचेस जो हैं अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगी और इन सब के पास इक्वल पावर्स होगी। और सेपरेशन ऑफ पावर होने से क्या होगा, सेपरेशन ऑफ पावर होने से ये होगा कि एक तो पावर्स, इक्वल पावर्स मिलेंगी, साथ में ये सारी ब्रांचेस इफेक्टिवली काम करेंगी, क्योंकि तीनों ब्रांचेस अलग अलग काम करेंगी, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी काम हो सकता है। अगर एक ही ब्रांच के पास सारी पावर्स होंगी तो रिस्पॉन्स रेट, काम का स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ज़रूरी है। इंपॉर्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर और चेक एंड बैलेंस सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में यहाँ लिखा है। सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक एंड बैलेंस बोथ आर इम्पोर्टेंट बिकॉज, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है बिकॉज इट हेल्प्स अस टू नो अबाउट हाउ मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट वर्क्स फॉर मेंटेनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है जब चल रहा होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह चलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तभी चलेगा जब हमें ये पता चलेगा कि लेजिस्लेटिव ब्रांच कैसे चलती है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच कैसे चलती है, जुडिशरी कैसे चलती है। अगर हमें ये पता चला जाए कि ये कैसे चलती है तो इससे हमें ये होगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन का पता चल जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या। तो ये हमें ओवरऑल पूरा का पूरा गवर्नमेंट सिस्टम के चलने का तरीका सिखाता है, सेपरेशन ऑफ पावर। उसके अलावा हाउ फार एनी आर दे सेपरेटेड, सेपरेशन ऑफ पावर से ये पता चलता है कि ये तीनों जो ब्रांचेस हैं ये कितना एक दूसरे से सेपरेट है। ऐसा तो नहीं है कि लेजिस्लेटिव ब्रांच और एग्जीक्यूटिव ब्रांच मिलके चल रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों मिलके चल रही हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर हमें ये बताता है कि ये तीनों ब्रांचेस एक दूसरे से कितना सेपरेट वर्क कर रहे हैं। उसके अलावा दे हाउ मच दे कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, यानी कि जो तीनों ब्रांचेस है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये आपस में कितना ज़्यादा कोऑर्डिनेट करते हैं। यानी कि लेजिस्लेटिव ब्रांच एग्जीक्यूटिव के साथ कितना काम कर रहा है, ये कितना ज़्यादा जुडिशरी के साथ काम कर रहा है, ये इसके साथ किस तरह काम कर रही है, यानी कि आपस में इनकी कोऑर्डिनेशन कैसी है। ये चीज़ें भी हमें सेपरेशन ऑफ पावर सिखाती है। सेपरेशन ऑफ पावर ने इसकी वजह से ही चेक एंड बैलेंस सिस्टम बना है। चेक एंड बैलेंस सिस्टम के अंदर ही आपको कोऑर्डिनेशन सिखाया जाता है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि इसका कोऑर्डिनेशन इसके साथ कैसा है, इसका कोऑर्डिनेशन इसके साथ कैसा है, ये इस पे कैसे नज़र रख रही है, ये इस पे कैसे नज़र रख रही है। यानी कि इसी को हम चेक एंड बैलेंस सिस्टम कहते हैं कि एक दूसरे पे नज़र रखना। हाउ फार आर दे इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, यानी कि ये एक दूसरे के साथ कितना डिपेंड करें। यानी कि लेजिस्लेटिव ब्रांच होगा तभी लॉज बनेंगे, लॉज होंगे तभी जुडिशरी की ब्रांच वर्क करेगी और एग्जीक्यूटिव ब्रांच वर्क करेगी। अगर लॉज नहीं होंगे तो ये ब्रांचेस वर्क नहीं करेंगी। अगर जुडिशरी नहीं होगी तो इनके लेजिस्लेटिव की ब्रांच के बनाए हुए लॉज को पे वर्क कौन करेगा। अगर एग्जीक्यूटिव नहीं होगी तो इन लेजिस्लेटिव ब्रांच के बनाए हुए लॉज को मुल्क के अंदर चलाएगा कौन। यानी कि ये आपस में किस तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ये चीज़ें भी हमें सेपरेशन ऑफ पावर और चेक एंड बैलेंस सिस्टम बताता है। हाउ दिस मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट हेल्प अस इन मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रॉन्ग, और यही तीन ब्रांचेस जो हैं हमें ये भी सिखाती हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, कौन कौन सी जगहों पे गलतियां हैं, कौन सी चीज़ों को फिक्स करना चाहिए, ये हमें लेजिस्लेटिव ब्रांच सिखाती है। देन वी हैव थ्योरी ऑफ चेक एंड बैलेंस सिस्टम, ये वही चीज़, हेडिंग्स डिफरेंट है लेकिन बात सारी जगह एक ही रिपीट हो रही है। द थ्योरी ऑफ चेक एंड बैलेंस सिस्टम वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू वही है जिसने सेपरेशन ऑफ पावर को बनाया था, इसी ने ही चेक एंड बैलेंस सिस्टम की भी थ्योरी बनाई है। मॉन्टेस्क्यू कोडिफाइड द आइडिया ऑफ चेक एंड बैलेंस फॉर द सिस्टम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ये मॉन्टेस्क्यू ने इसलिए चेक एंड बैलेंस सिस्टम, इस थ्योरी को मॉन्टेस्क्यू ने इसलिए बनाया था ताकि सेपरेशन ऑफ पावर को कंट्रोल किया जा सके। यानी कि अगर लेजिस्लेटिव ब्रांच, जुडिशरी ब्रांच और एग्जीक्यूटिव ब्रांच अगर अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगी तो उससे भी नुकसान हो सकता है। तो इन पर नज़र रखने के लिए चेक एंड बैलेंस सिस्टम बनाया गया। इससे होगा क्या कि लेजिस्लेटिव ब्रांच इस पे नज़र रखेगी और इस पे भी नज़र रखेगी, जुडिशरी की ब्रांच लेजिस्लेटिव पे भी नज़र रखेगी, एग्जीक्यूटिव पे भी रखेगी, और एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है जुडिशरी पे भी नज़र रखेगी, लेजिस्लेटिव पे भी नज़र रखेगी। इस नज़र रखने को कहते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम। तो अगर आप सेपरेशन ऑफ पावर होगी तो चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी उसमें होगा। इस सिस्टम के होने से होगा ये कि तीनों ब्रांचेस पे कंट्रोल हो सकता है। अगर पूरा का पूरा इनको बिल्कुल ही आज़ादी मिल जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। कोई एक ब्रांच ज़्यादा ऐसे लॉज बना सकती है
जिससे कंट्री को नुकसान हो सकता है, या जुडिशरी को ऐसी हरकत कर सकती है जिससे कंट्री को नुकसान हो सकता है, या एग्जीक्यूटिव को ऐसी हरकत कर सकती है जिससे कंट्री को नुकसान हो सकता है। इसलिए चेक एंड बैलेंस सिस्टम का होना सेपरेशन ऑफ पावर के साथ बहुत ज़रूरी है। सारी वही बात है। एडवांटेजेस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, इसके एडवांटेजेस क्या है? इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ऑटोक्रेसी सिस्टम को ख़त्म करता है। ऑटोक्रेसी सिस्टम वो होता है कि किसी एक ब्रांच के पास ज़्यादा पावर होना, यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अगर किसी मिसाल के तौर पर अगर लेजिस्लेटिव ब्रांच के पास ज़्यादा पावर है तो इसको हम कहेंगे ऑटोक्रेसी सिस्टम। तो सेपरेशन ऑफ पावर होने से ये होता है कि तीनों ब्रांचेस के पास इक्वल पावर होती है, जिसकी वजह से ऑटोक्रेसी सिस्टम खत्म हो जाता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता फिर। सेपरेशन ऑफ पावर गिव्स पीपल देयर राइट्स एंड लिबर्टी, यानी कि अगर सेपरेशन ऑफ पावर होगा उसे लोगों को राइट्स और लिबर्टी मिलेगी। लिबर्टी का मतलब है आज़ादी। तो सेपरेशन होगा, सेपरेशन ऑफ पावर, तो लोगों को आज़ादी भी मिलेगी और लिबर्टी भी, राइट्स एंड लिबर्टीज़ दोनों मिलेंगे। सेपरेशन ऑफ पावर प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट टायरनी। टायरनी भी ऑटोक्रेसी सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि किसी एक ब्रांच के पास ज़्यादा पावर होना, जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इनमें से सपोज जुडिशरी के पास ज़्यादा पावर है तो इस चीज़ को हम टायरनी कहेंगे या ऑटोक्रेसी सिस्टम कहेंगे। तो सेपरेशन ऑफ पावर होने से टायरनी जो है नहीं पैदा होगी। सेपरेशन ऑफ पावर हेल्प्स इंक्रीज गवर्नमेंट्स एफिशिएंसी। सेपरेशन ऑफ पावर होने से अगर लेजिस्लेटिव अपना काम तेज़ी से करेगी, एग्जीक्यूटिव ब्रांच अपना काम तेज़ी से करेगी, जुडिशरी अपना काम तेज़ी से करेगी। तीनों एक दूसरे के काम में तो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, सिर्फ नज़र रखेंगे, लेकिन काम जो है अपना अपना इफेक्टिव करेंगे। लेकिन अगर किसी एक ही ब्रांच के पास ज़्यादा पावर होगी, बाकी दोनों के पास नहीं होगी, उससे क्या होगा कि एफिशिएंसी नहीं रहेगी, काम की स्पीड नहीं रहेगी। तो अगर अलग अलग पावर्स प्रोवाइड की जाएंगी तो एफिशिएंसी रहेगी। सेपरेशन ऑफ पावर गिव इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट ब्रांचेस। ये वही बात है कि सेपरेशन ऑफ पावर होने से तीनों ब्रांचेस को अलग अलग पावर्स दी जाएंगी और वो पावर्स इक्वल होंगी। ऐसा कोई भी नहीं, इक्वल होंगी ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि एक ब्रांच को ज़्यादा पावर मिल जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला, बल्कि सारी ब्रांचेस को इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगी। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इट कैन स्लो द एक्शन ऑफ पर्टिकुलर ब्रांच, यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। सपोज लेजिस्लेटिव तेज़ी से काम कर रही है, जुडिशरी तेज़ी से काम कर रही है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो जो है सुस्त हो गई है, वो लेज़ी हो गई है, वो उतना तेज़ी से काम नहीं कर रही। और क्योंकि इन सबको इक्वल पावर्स दी गई हैं, जिसकी वजह से ये अपना काम करिए, ये अपना करिए, ये अपना करिए, और ये जो है बहुत ज़्यादा सुस्त हो गई है। तो सेपरेशन ऑफ पावर होने से ये नुकसान हो सकता है कि कोई एक ब्रांच बहुत ही स्लो काम करेगी, बहुत ही स्लो एक्शंस लेगी। सेपरेशन ऑफ पावर हैज़ वेरीज द सिस्टम ऑफ ऑटोक्रेसी। ये वही बात है कि अगर सेपरेशन ऑफ पावर होगी तो ऑटोक्रेसी सिस्टम जो है मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। इसका डिसएडवांटेज है। सेपरेशन ऑफ पावर हैड रिमूव्ड यूनियन ऑफ पावर्स, यानी कि यूनियन ऑफ पावर का मतलब है कि एक ही अथॉरिटी के पास ज़्यादा पावर होना। तो मिसाल के तौर पर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। सेपरेशन ऑफ पावर से ये होगा कि सारों को इक्वल पावर्स मिलेंगी, यूनियन ऑफ पावर ख़त्म हो जाएगा। यूनियन ऑफ पावर में ये होता है कि लेजिस्लेटिव ब्रांच पावरफुल होगी और यही इन दोनों को कंट्रोल कर रही होगी। लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर होने से ये होगा कि तीनों ब्रांचेस जो हैं अपना अपना फंक्शन खुद अकेले अकेले परफॉर्म करेंगी, कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं होगा। तो इससे यूनियन ऑफ पावर ख़त्म हो जाएगी, अलग अलग ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे। सेपरेशन ऑफ पावर वर्सेस यूनियन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर और यूनियन ऑफ पावर में क्या फ़र्क है? कि सेपरेशन ऑफ पावर से ये होगा कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी अलग अलग परफॉर्म करेगी, लेकिन यूनियन ऑफ पावर में ये होता है कि एक ही अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव ब्रांच ज़्यादा पावरफुल होगी, जिसकी वजह से यही इन दोनों की इंचार्ज होगी, यही इन दोनों को पूरी तरह कंट्रोल करेगी, इसी के ही मेंबर सारे इसमें मौजूद होंगे, जिसकी वजह से इसी के पास सारी पावर्स होंगी। तो ये पूरा यूनियन ऑफ पावर बन जाएगा। तो ये जो यूनियन ऑफ पावर है यूके कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा मौजूद है, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर जो है यूएसए में मौजूद होगा। यहाँ पे वही बातें लिखी गई हैं। यहाँ पे लिखा है द ग्रेट ब्रिटिश, ये यूके के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। द ग्रेट ब्रिटिश इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ यूनियन ऑफ पावर। इन ब्रिटेन द पीपल इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन, दैट इज़ अ लोअर हाउस, एंड द हाउस ऑफ कॉमन हैज़ लेजिस्लेटिव पावर, यानी कि जो हाउस ऑफ कॉमन है उसके पास लेजिस्लेटिव पावर होगी, लेकिन जो दूसरा कैबिनेट है, जो हाउस ऑफ सेनेट होगा या दूसरा हाउस ऑफ लॉर्ड जिसको कहते हैं यूके के अंदर, उसके पास जो है लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं होंगी, सारी पावर्स हाउस ऑफ कॉमन के पास होंगी, जिसकी वजह से हाउस ऑफ कॉमन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये आपको यूके में ही मिलेगा। यूके के में सेपरेशन ऑफ पावर जो है नहीं इतनी एग्जिस्ट करती, लेकिन अमेरिका में, यूएसए में सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ये वही बात लिखी है, यहाँ पे लिखा है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। जो ये वाला ये पूरी ब्रांच जो है लेजिस्लेटिव ब्रांच, यानी कि लेजिस्लेटिव ब्रांच में इसके पास भी पावर है, लेकिन जो इसी लेजिस्लेटिव ब्रांच की जो लोअर हाउस है, जिसको हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं, उसके पास ज़्यादा पावर्स हैं कई सारी चीज़ों की। तो जिसकी वजह से लेजिस्लेटिव ब्रांच जो यूके की है वो एग्जीक्यूटिव से भी ऊपर है, जुडिशरी से भी ऊपर है। लेकिन यूके में, यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं होता। यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन में सारी ब्रांचेस के पास इक्वल पावर होंगी।
तो यूके के अंदर आपको यूनियन ऑफ पावर मिलेगा, लेकिन अमेरिका यानी कि यूएसए में आपको सेपरेशन ऑफ पावर मिलेगी। क्रिटिसिज्म ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, इसकी क्रिटिसिज्म ये है कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, मुश्किल कर देता है हर चीज़ को। यानी कि अगर लेजिस्लेटिव ब्रांच, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अलग अलग परफॉर्म करेगी, उससे होगा ये कि लेजिस्लेटिव जो है ऐसे लॉज बनाएगी जो थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव भी थोड़ा अपने कामों को डीपली करना शुरू कर देगा, जुडिशरी भी ज़्यादा करना शुरू कर देगा, जिससे होगा ये कि इनको बारीकी से समझने में जो नॉर्मल लोग हैं उनको काफ़ी मुश्किलात आएंगी। फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है क्रिएट। फ्रस्ट्रेशन इस तरह से क्रिएट होगा कि कोई एक ब्रांच जो है कोशिश करेगी कि मैं इससे और इससे अच्छा परफॉर्म करूँ, ये ब्रांच कहेगी कि मैं इन दोनों से अच्छा परफॉर्म करूँ, ये कहेगी मैं इन दोनों से अच्छा परफॉर्म करूँ, जिससे फ्रस्ट्रेशन भी क्रिएट हो सकता है। लूज कोऑर्डिनेशन, यानी कि अगर ये तीनों जो ब्रांचेज हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जो तीनों ब्रांचेज हैं, अगर सेपरेटली परफॉर्म कर रही हैं तो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन भी इनका ख़राब हो सकता है। एक कहेगी मैं तेज़ी से आगे निकलूँ, दूसरी कहेगी नहीं मैं तेज़ी से आगे निकलूँ, ये कहेगी मैं सही से काम करूँ, तो कोऑर्डिनेशन भी इसमें ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं। कंपटीशन भी लगता है, ये कंपटीशन यही है कि लेजिस्लेटिव कहती है मैं दोनों से बेहतर हूँ, ये कहती है मैं दोनों से बेहतर हूँ, तो कंपटीशन लग सकता है सेपरेशन ऑफ पावर होने से। तो यही चीज़ें इन्हीं हेडिंग्स में आपको लिखी मिलेंगी। अब आता है सेपरेशन ऑफ पावर इन अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इधर लिखा है थॉमस जेफरसन ने सेपरेशन ऑफ पावर को के बारे में बताया है कि द लीडिंग प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेटिव। यहाँ पे क्या ये रहा है थॉमस जेफरसन के कॉन्स्टिट्यूशन जो है तभी अच्छा चलता है अगर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़े ना हो, बल्कि तीनों ब्रांचेस अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करें, ये जेफरसन कह रहा है। सेपरेशन ऑफ पावर जो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। आप कॉन्स्टिट्यूशन अगर पढ़ें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 के सेक्शन 1 जो दो हैं, इनमें आपको सेपरेशन ऑफ पावर मिलेगी। यानी कि अगर आप आर्टिकल 1 सेक्शन 1, आर्टिकल 2 सेक्शन 1, आर्टिकल 3 सेक्शन 1, इनको अगर आप ढूंढेंगे तो आपको सेपरेशन ऑफ पावर मिलेगी। देन वी हैव आर्टिकल 1 सेक्शन 1। आर्टिकल 1 सेक्शन 1 में कौन सा वाला ब्रांच मौजूद है? लेजिस्लेटिव ब्रांच मौजूद है, जिसमें आर्टिकल 1 सेक्शन 1 जो हमें ये बता रहा है कि लेजिस्लेटिव ब्रांच के पास लॉज बनाने की पावर है। दूसरे टॉपिक के अंदर हमारे पास है आर्टिकल 2 सेक्शन 2। आर्टिकल 2 एग्जीक्यूटिव ब्रांच के बारे में बता रहा है कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच के पास जो है एग्जीक्यूटिव वाली पावर्स होती हैं जो कि प्रेसिडेंट को दी जाती हैं। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो मुल्क के अंदर लॉस को नाफिज कर सके, लॉस को लोगों के ऊपर फोर्सफुली लगाए, मुल्क के अंदर पुलिस की डिपार्टमेंट को चला सकता है। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं ना वो प्रेसिडेंट के पास होंगे। तो ये चीज़ आपको आर्टिकल 2 सेक्शन 1 में मिलेगा। आर्टिकल 3 सेक्शन 1 जुडिशरी के ब्रांच के बारे में बता रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है और जो इन्फीरियर कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट से जो छोटी होती हैं, उनके पास जो है ये पावर्स हैं कि वो ऑर्डर वगैरह दे सकती है, जुडिशरी पे वर्क कर सकती है, जजमेंट पे वर्क कर सकती है। यानी कि जितने भी जुडिशरी रिलेटेड पावर्स हैं वो इन सुप्रीम कोर्ट और इन्फीरियर कोर्ट के पास पावर होंगी। ये हमें आर्टिकल 3 सेक्शन 1 ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा मिलेगा। इफेक्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है? सेपरेशन ऑफ पावर होने से सेपरेशन ऑफ पावर से प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्रिएट होता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम, उसके बाद आता है जुडिशरी इज़ मेड मोर पावरफुल। सेपरेशन ऑफ पावर से क्या होता है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्रिएट होता है और जो जुडिशरी की जो ब्रांच है वो भी काफ़ी पावरफुल हो जाती है सेपरेशन ऑफ पावर होने से। अब इन्हीं के आगे हेडिंग्स लिखी हैं। सेपरेशन ऑफ पावर क्रिएट्स प्रेसिडेंशियल सिस्टम। यहाँ पे लिखा है द सेपरेशन ऑफ पावर हैज़ क्रिएटेड अ न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम कहते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता क्या है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम इन यूएसए इज़ अ लॉट डिफरेंट फ्रॉम द पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यानी कि जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है उससे थोड़ा डिफरेंट है ये प्रेसिडेंट सिस्टम। क्या होता है प्रेसिडेंट सिस्टम के होने से? प्रेसिडेंट सिस्टम में होता यह है कि प्रेसिडेंट हैव पावर टू इन्फ्लुएंस लेजिस्लेशन बाय सेंडिंग मैसेज टू कांग्रेस थ्रू मीडिया। यानी कि प्रेसिडेंट जो है उसकी पावर ज़्यादा हो जाती हैं सेपरेशन ऑफ पावर होने से, जिससे होता यह है कि प्रेसिडेंट जो है लेजिस्लेटिव ब्रांच पे इन्फ्लुएंस कर सकता है, यानी कि उस पर असरात अपने डाल सकता है। इस किस तरह से असरात डाल सकता है कि प्रेसिडेंट जो है मीडिया पे आके, यानी कि टीवी पे और मीडिया पे आके डायरेक्टली लेजिस्लेटिव ब्रांच को एक मैसेज भेजेगा टीवी पे आके या मीडिया के थ्रू कि आप ये काम करें, ये काम ना करें, इस तरह से मुल्क चलेगा, इस तरह से मुल्क नहीं चलेगा। तो एक ये पावर आ जाती है। उसके अलावा सस्पेंसिव वीटो की पावर आ जाती है। ये वीटो के चैप्टर के अंदर आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी ये क्या है। द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट जजेस,
यानी कि प्रेसिडेंट के पास जजेस को अपॉइंट करने की पावर होती है। वीटो मैं फिर भी समझा देती हूँ। वीटो का मतलब है जो लॉज बनाती है लेजिस्लेटिव ब्रांच को, उन लॉज को कैंसिल कर देना, उसको हम वीटो कहते हैं। तो वीटोज़ की बहुत सारी टाइप्स हैं, वो आपको वीटो की वीडियोज़ में ही समझ आएंगी। तीसरा पॉइंट है एग्जीक्यूटिव इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव बिकॉज इट, यानी कि अगर जो भी काम प्रेसिडेंट करता है, जो भी काम प्रेसिडेंट करेगा वो उसको ज़रूरत ही नहीं है प्रेसिडेंट को कि वो लेजिस्लेटिव ब्रांच को बताए किसने क्या क्या काम किए, क्योंकि प्रेसिडेंट को यानी कि जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है वो उसके वो एक सेपरेशन ऑफ पावर दी गई है, यानी कि वो जो कुछ भी करेगा उसको इतना ज़्यादा हर चीज़ पे नहीं बताने की ज़रूरत लेजिस्लेटिव ब्रांच को। लेकिन यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं होता। यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी एग्जीक्यूटिव ब्रांच करती है उसको छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ लेजिस्लेटिव ब्रांच को बतानी पड़ती है। लेकिन यूएसए के अंदर ऐसा नहीं है। यूएसए के पास प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट के पास इंडिपेंडेंट पावर्स होती हैं। वो कुछ भी करेगा तो उसको लेजिस्लेटिव ब्रांच को इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास सेपरेशन ऑफ पावर है। एग्जीक्यूटिव इज़ नॉट मेंबर ऑफ द कांग्रेस, यानी कांग्रेस जो है लेजिस्लेटिव ब्रांच है। सही है। अमेरिका की जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है जिसका नाम है कांग्रेस, कांग्रेस के अंदर जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आता है वो कांग्रेस का मेंबर नहीं होता। यूके के अंदर ऐसा नहीं होता। यूके के अंदर जो है जो लेजिस्लेटिव ब्रांच चल रही है उसी के अंदर से मेंबर्स उठ के एग्जीक्यूटिव ब्रांच में जाते हैं, ताकि एग्जीक्यूटिव ब्रांच पे भी लेजिस्लेटिव का कंट्रोल हो। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं होता। यूएसए जो है सेपरेट वर्क करती है, उसके ब्रांचेस एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक सेपरेट वर्क करती है, जिसकी वजह से उसके मेंबर्स एग्जीक्यूटिव ब्रांच में नहीं जाते। मिनिस्टर्स चोजन बाय द प्रेसिडेंट वर्क अंडर द प्रेसिडेंट एंड दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू हिम, सॉरी, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू हिम। मिनिस्टर चोजन बाय द प्रेसिडेंट वर्क अंडर द प्रेसिडेंट एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू हिम, यानी कि जो मिनिस्टर जो है एग्जीक्यूटिव ब्रांच में जो वर्क करते हैं, ये जो मिनिस्टर जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच में होते हैं ये प्रेसिडेंट के अंडर वर्क करते हैं और प्रेसिडेंट को हर चीज़ बताते रहते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, सब कुछ। जुडिशरी इज़ मेड मोर पावरफुल, और सेपरेशन ऑफ पावर होने से जो जुडिशियल ब्रांच है वो और बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। और इससे और क्या पावर मिलती है जुडिशरी को? जुडिशरी के पास एक जुडिशियल रिव्यू की पावर आ जाती है। जुडिशियल रिव्यू एक अलग से इसके ऊपर एक वीडियो भी मौजूद है। जुडिशियल रिव्यू होता है लेजिस्लेटिव ब्रांच के बनाए हुए लॉज को चेक करना। उसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच चल रही है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो भी काम करती है उस पर नज़र रखना, उस पर नज़र रखने को भी जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। यानी कि जो काम भी लेजिस्लेटिव ब्रांच और एग्जीक्यूटिव ब्रांच करेगी उन पर जुडिशरी नज़र रखेगी, तो इस नज़र रखने को हम कहेंगे जुडिशियल रिव्यू। वही चीज़ें आपको इस पूरे टॉपिक में मिलेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है जजेस जो हैं वो लेजिस्लेटिव ब्रांच को और एग्जीक्यूटिव ब्रांच को डिक्टेट करेंगे, नज़र भी इन पर रखेंगे किस, और ये पावर्स तभी जजेस के पास होंगी क्योंकि जजेस को जुडिशियल रिव्यू की पावर मिली है, जुडिशियल रिव्यू की। और ये तब ही पॉसिबल हुआ है क्योंकि यूएसए के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर मौजूद है। सेपरेशन ऑफ पावर होने की वजह से जुडिशियल रिव्यू बना है, और जुडिशियल रिव्यू की वजह से होगा क्या कि लेजिस्लेटिव ब्रांच पे भी जजेस नज़र रख सकेंगे और एग्जीक्यूटिव ब्रांच पे भी नज़र रख सकेंगे। ये चीज़ें जो हैं आपको इसमें मिलेंगी। कंक्लूजन के अंदर आप यही लिख देंगे सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से गवर्नमेंट के जो तीनों ब्रांचेस हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जिसकी वजह से तीनों ब्रांचेस बहुत इफेक्टिवली वर्क करती हैं। और जितना कुछ भी आपने पीछे पढ़ा था उसको आप एक पैराग्राफ में लिख दें कंक्लूजन के अंदर। बस इतना सही था इस वीडियो में।